होली से ऐन कब्ल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे ने अवाम को बड़ा झटका दिया है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 350 रुपए महंगी हो गई है। इस इजाफे के साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2119 रुपए हो गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर बढ़ी हुई नई कीमतें आज से नाफिज कर दी गई है। तो आपको बता दें कि त्यौहार का सीजन आने वाला है, होली आने वाली है और उससे ऐन कबल ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और आवाम से इसको धचका लगा है। काफी झटका आवाम के बजट के लिए। आज से आपको बता दें घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 350 रुपए महंगी हो गई है। यानी कि आम लोगों का बजट जो है वो पूरी तरह खराब हो गया है और लोगों का जो किचन का बजट है वो खराब हो गया इस वजह से, और ये ऐन होली से पहले देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शबीर, घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, पहले से ही लोग जो है महंगाई से दो चार है। ऐसे जो सबसे अहम होता है किचन में, एलपीजी सिलेंडर के कीमतें जब बढ़ जाती है तो बाकी और चीजों पर भी वो असर करता है। जी हाँ मुनज़्ज़ा, यहाँ पे आपको बता दूं 1169 जो एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू गैस है 14.2 किलो का उसकी कीमत थी, अब वो 1219 हो गई। अगर आप पूरे मुल्क में देखें तो वो इतनी ज्यादा रेट्स नहीं है क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे 1219 रुपए में 14.2 किलोग्राम का आपके पास सिलेंडर आएगा, तो आप जानते हैं किस तरह के हालात होंगे। इलाका, यहाँ की बात करूं मैं, इलाका सर्द इलाका है। आज की तारीख में बिजली हालांकि कुछ बेहतर हुई है लेकिन उसकी कीमतें भी काफी बड़ी हैं। पिछले अगर एक साल में आप देखें जो बिजली की बिल आती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अब जब घरेलू गैस का मामला है ये बढ़ गया है तो बहुत मुश्किलात हैं। पहले से आपने देखा पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, और अब जब घरेलू गैस की बिल बढ़ गई तो परेशानियां हैं। हर चीज पे कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले एक महीने में जरा आराम ये हो गया था कि 101 रुपए पे, जरा सा 101 रुपए 0.50 पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जरा सा आराम मिला था कि शायद और नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अब जब घरेलू गैस की जो खबर आई है 50 रुपए का इजाफा, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह के हालात हैं। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज तकरीबन हर चीज पे है। जाहिर सी बात है कि मैं अभी बात कर रहा था यहाँ कुछ लोगों से, तो यही खबर सुबह से ही इसी पे लोग बात कर रहे हैं और अफसोस भी कर रहे हैं कि किस तरह अब गुजारा हो ऐसे हालात में। जी शबीर, अगर हम वादी की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, एक आम एवरेज मिडिल क्लास घर की बात करें तो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है? क्योंकि हम यहाँ पर बात करें, हम लगातार वादी में किस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्योंकि हम चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें या फिर हम दीगर सिचुएशंस की, जॉब लॉस की बात करते हैं, कैसी कंडीशन है वहाँ पर लोगों की। ऐसे में जब चीज़ें महंगी हो जाती है और रोज़मर्रा की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है तो और भी कितना असर पड़ जाता है। हम एवरेज एक घर की अगर हम बात कर लें, मिडिल क्लास फैमिली की। देखिए मुनज़्ज़ा, यहाँ पे जब भी बात होती है तो लोग टूरिज्म के बढ़ने की बात करते हैं, लोग हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की बातें बहुत कम लोग करते हैं। बेरोजगारी काफी ज्यादा है यहाँ पे जी। अगर आप अपने आंकड़े भी देखे होंगे, आप 20% का है, 19% का है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जब चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो पूरे घर का निजाम बिगड़ जाता है। कश्मीर में बहुत अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे एक मिडिल क्लास जो है वो बढ़ गया था। यहाँ पे ऐसे हालात नहीं थे। अगर आप मुल्क में देखें तो कई जगहों पे, ज्यादातर शहरों में ये हाल है कि आपके पास या तो बहुत गरीब इंसान है या बहुत अमीर इंसान है। मिडिल क्लास पिछले कुछ सालों में यहाँ का डेवलप हुआ। कश्मीर में पहले से था, कश्मीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन जो हालात पिछले 30 साल में हुए और उसके बाद से
जब कंटिन्यूअस कई सालों में हड़तालें, उसके बाद सरकार की तरफ से भी कर्फ्यू कई मामलात में लगाने पड़े, कर्फ्यू लगे, हड़तालें हुई, उससे जो पूरी मईशत ये है वो डिस्टर्ब हो गई। अब जब बेरोजगारी के मामलात भी बढ़ने लगे तो जो माशी हालात है वो काफी खराब हो गए हैं। काफी सारे लोगों के, ये जो मिडिल क्लास था, पूरा इन्हिसार यहाँ की इकोनॉमी का आज की तारीख में टूरिज्म और बागबानी के कुछ इलाके जिन पे असर पड़ता है इसका, यानी जिनकी आमदनी होती है, बाकी जो पूरी यहाँ की मईशत है, इकोनॉमी है, वो डिपेंड करती है तनख्वाहों पे। सरकारी मुलाजिम जो भी पैसे लाते हैं वही मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। तो ऐसे में जब कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब कीमतें बढ़ जाती है, आप गैस की भी कीमत देखिए, आप बाकी शहरों की देखिए, तो 1219 रुपए यहाँ है, 10 रुपए और चढ़ाइए तो ये 1230 रुपए तक आपके घर पे पहुंच जाएगी। हालात मुश्किल हो रहे हैं लोगों के लिए। और पहले से पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी तो फिर आपको पता है ईंधन की कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो हर चीज पे कीमतें बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो घरेलू पैदावार है या जो घरेलू सामान है, इंडस्ट्री यहाँ है नहीं, जो घरेलू पैदावार की चीजें हैं वो पहले बहुत कम थी, अब बेहतर हुई है, कुछ चीजों में बेहतरी हुई है। आप सब्जियों की बात कीजिए तो काफी इलाकों में यहाँ सब्जियां बढ़ी हैं, लेकिन कुल मिला के अगर आप मईशत को देखें, वो जो मिडिल क्लास था, जो बढ़ रहा था, यानी जो ज्यादा परेशानी में नहीं था, वो अब ऐसा हाल होने लगा है कई चीजों में कि अब या तो बहुत गरीब है या बहुत अमीर है। जो मिडिल क्लास बीच में था वो सिर्फ इन्हिसार करता है आपकी जो सरकारी नौकरियों पे, क्योंकि नई कोई फैक्ट्री नहीं, पुरानी भी कुछ थी नहीं खास। वो जो मिडिल क्लास है वो और ज्यादा परेशानियों में आ जाता है ऐसे हालात में। बिल्कुल शबीर, और जो वादी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है कि वादी में ये अच्छी बात है, ये ख़ास बात है कि सब लोगों के पास अपनी छत, अपना घर है, लेकिन अब जो है उस घर के अंदर के हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, जो हालात बनते जा रहे हैं इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, तो वो घर तो है, छत तो है, लेकिन उसके अंदर के हालात जो है वो अब बिगड़ने लगे हैं, वो बजट जो है लोगों का बिगड़ने लगा है। शबीर, आप हमारे साथ बने रहें, एक और खबर जो है वो नाजरीन तक पहुँचा दे, उस पर भी आपसे बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने रियासती जांच एजेंसी SIU यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अफसरान के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने जेर तफ्तीश UAPA मुकदमात और दीगर जेर समाअत मुकदमात का जायजा लिया। डीजीपी ने कहा कि दहशतगर्दों को किसी भी किस्म की मदद करने वाली तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। शबीर, ये जो मीटिंग हुई इसमें UAPA के रिलेटेड जो केसेस है और जो पेंडिंग केसेस है उनको लेकर के जायजा लिया गया। इस पर हमें आप मजीद इंफॉर्मेशन दें कि क्या कुछ इस मीटिंग में बात हुई, खासतौर से इन UAPA और दीगर केसेस के हवाले। देखिए मुनज़्ज़ा, खास तौर पे ये जो मीटिंग है SIU है, SIU को 10 जून 2022 को बनाया गया था इस मैंडेट के साथ कि जो केसेस हैं उनकी दो चीजें, एक तो इन्वेस्टिगेशन सही से हो, मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस खास तौर पे, और जो नारकोटिक्स के केसेस हैं उनमें एक इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, प्रोसिक्यूशन हो और कन्विक्शन हो। क्योंकि इन मामलों में होता ये था कि आमतौर पे केसेस बनते थे, चार्जशीट होने में वक्त लगता था और कई मुजरिम छूट जाते थे। SIU का यही है। और मीटिंग में हुआ ये है कि जो डीजीपी है उन्होंने 3 चीजें जो अहम हैं, एक तो ये है कि जो केसेस हैं उनका प्रोसिक्यूशन सही तरीके से हो और कन्विक्शन रेट बढ़ जाए। UAPA के अंडर जो केसेस हैं, टेरर केसेस है, जाहिर सी बात है SIU का मैंडेट यही है जी। SIU ने हाल ही में अगर आप देखें, रामबन में 3 प्रॉपर्टीज, श्रीनगर में 4 प्रॉपर्टीज, बरथना कमरवारी में 3 और एक ईदगाह में प्रॉपर्टी को सीज किया। पिछले अगर आप दिसंबर से अभी तक देखें, बहुत तेज कार्रवाइयां SIU की हुई हैं टेरर को लेके, चाहे वो मिलिटेंसी की हार्बरिंग का केस हो, चाहे वहां छुपने की बात या आर्म्स का केस हो, कुछ मामले में तो नारकोटिक्स में। 3 अहम बातें, एक ये कि इन्वेस्टिगेशन को UAPA के अंडर जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको तेजी से और सही तरीके से उनकी कन्विक्शन हो, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन। दूसरी बात ये कि इसमें क्योंकि अब जो मामले मिलिटेंसी के हैं या इवन नारकोटिक्स के मामले भी हैं, उनमें काफी सारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है और टेक्निकल जो हेल्प चाहिए होगी उसमें जो
अहम लोग हैं, जो माहिरीन हैं, उनको लाने की बात की गई है कि उनको साथ में जोड़ें, जहां जहां जरूरत है उनको ज्यादा से ज्यादा काम दें, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट हो, उसमें कन्विक्शन रेट बढ़ जाए। दो अहम बातें ये हैं। और एसआईयू के ताल्लुक से अगर आप देखें, शुरू में जब शुरू हुआ था तो श्रीनगर और साउथ कश्मीर में 6 जिलों में अवंतीपोरा को मिला के, पुलिस डिवीजन अवंतीपोरा को मिला के मैंडेट दिया गया था जब, लेकिन अब आपने पिछली बार कुपवाड़ा में भी देखे, आपने दिसंबर में शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, कई मामलों में एसआईयू की कार्रवाई, खास तौर पे अगर आप दिसंबर 2022 से लेकर आज तक देखें तो बहुत तेज हो गई है। खास तौर पे जो आपने जिक्र किया कि ये जो प्रॉपर्टी सीज की जाती है, जो इन कार्रवाइयों में, मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में इस्तेमाल हुई है, उसको लेके काफी कार्रवाइयां हुई हैं। और डीजीपी का सीधा मैंडेट ये है कि जो यूएपीए में जो भी केसेस हैं उनको तेजी से करें, सही से इन्वेस्टिगेट करें और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ उनका कन्विक्शन रेट भी बढ़ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मनोज कॉल भी जुड़ गए हैं, बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि एसआईयू टीम जो है वो अगर सही से जांच करे तो वो एक वेपन के तौर पर काम करेगी टेरर एक्टिविटीज के अगेंस्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि एसआईयू टीम जो इन्वेस्टिगेशन करे, टेक्निकल जांच और सबूत तौर से जो इकट्ठा किए जाएं, जांच इस तरह की प्रॉपर होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मुन्ना साहब, देखिए ये जो एसआईयू है, एसआईयू को ये टास्क दिया गया है कि जो भी टेरर इकोसिस्टम है उसको खत्म करने की जरूरत है। ये जो मीटिंग हुई, मीटिंग में ये जोर दिया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत तेज होनी चाहिए। डीजीपी ने ये भी कहा कि जो केसेस हैं, जो सक्सेसफुल केसेस हैं, ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो उनको पढ़ना चाहिए, वहां से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि इस केसेस को कैसे सॉल्व किया गया है। और उसका साफ मतलब ये है कि जो टेरर इकोसिस्टम है, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी जो अटैच करने की बात हो या बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनमें तेजी लाने की जरूरत है। क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से देखा गया है कि मिलिटेंसी की एक्टिविटीज पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही हैं, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि कुछ ओजीडब्ल्यूज लगातार नौजवानों को भरगलाकर मिलिटेंसी की सफों में शामिल कर रहे हैं। तो अब जो निशाना है, अब जो टारगेट है सिक्योरिटी फोर्सेज का, खासतौर पर एसआईयू का, जिसको ये टास्क दिया गया है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो फर्द, वो शख्स जो आम नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वर्गला उन्हें मिलिटेंसी ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो। तो जैसा शब्बीर बता रहे थे कि हमने देखा कि दिसंबर से लेके अभी तक की अगर बात करेंगे तो एसआईयू ने काफी तेजी से काम किया है और कई प्रॉपर्टीज हमने देखा कि सीज की गई हैं। और अब लगातार यही फोकस सिक्योरिटी फोर्सेस का है, जहां एक तरफ जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां तो जारी है ही, लेकिन साथ साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या कुछ ऐसे शख्स हैं जो कि मिलिटेंसी को हवा देने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब एक सख्त, हम ये कह सकते हैं कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और उसी बात को डीजीपी ने उसमें उजागर किया इस मीटिंग में और ये कहा कि इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, आप जल्दी से जो केसेस हैं उनका निपटारा कीजिए और जो भी उससे मुलविस हों उन्हें जल्दी से जल्दी सजा हो, ताकि जो पीसफुल माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको कायम किया जाए। जी बिल्कुल मनोज, और ऐसे टाइम पे ये जो मीटिंग हुई है जब होम मिनिस्ट्री की भी टीम जम्मू कश्मीर दौरे पर है और ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर जायजा लिया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी जाएगी, ऐसे में भी ये मीटिंग काफ़ी अहम है। और एसआईयू, क्योंकि आपने भी कहा और शबीर ने भी जिस तरह से कहा कि काफ़ी एक्टिव रही हैं और कई महीनों से जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से अब आगे और काम किया जाएगा और क्या मजीद जो है तेज़ी से इन केसेस के हवाले से स्टेप्स लिए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो होम मिनिस्ट्री की जो टीम है उन्होंने कल भी मीटिंग की और आज भी मीटिंग होने वाली है। वो गवर्नर एलजी और चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, तो यहाँ जो इस तरह के हालात हैं, जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो है, उस पर भी बात होगी। हालांकि उस मीटिंग में सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन को एसेस करना ही सोल एजेंडा नहीं है, उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे जो पीएमडीपी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर भी उस पर बातचीत होगी। लेकिन जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उसका जायजा जरूर लिया जाएगा। और आपने भी, जैसे आपने
डीजीपी ने ये जो मीटिंग ली है एसआईयू की, ये भी काफ़ी अहम हो जाती है उस मामले में, क्योंकि कोशिश, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अब कोशिश ये है कि मिलिटेंट की एक्टिविटीज़ जो है उस पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन आइंदा और मिलिटेंट्स ना बने, मिलिटेंसी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हार्बरर्स हैं जो उसको हवा देने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, जो OGWs हैं, ऑलराउंडर वर्कर्स के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को तेज किया जाए, ताकि और नौजवान जो है उन्हें मिलिटेंसी की तरफ ना धकेला जाए और जम्मू कश्मीर में अमन और अमनाशी की जो फिजा है वो कायम की जाए। तो ऐसे में ये जो मीटिंग चल रही हैं, या जो जैसे आपने कहा कि जो आज होम मिनिस्ट्री का जो डेलीगेशन है वो भी बात करेगा, तो उसमें डेफिनेटली इन चीज़ों पर भी बात होगी कि किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ कम हो चुकी है तो उसके बाद जो टेरर इकोसिस्टम है ओवरऑल उसको ख़त्म करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो ऐसे में ये वाली जो मीटिंग थी ये काफ़ी अहम थी। बिल्कुल बिल्कुल। शबीर, वहीं जहां एक तरफ हम देखें कि कुछ सालों से वादी में एक जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि काफ़ी शांति है, और जो रिपोर्ट्स भी, यूएस की भी रिपोर्ट आई थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिशें हैं टेररिज्म के, उनको सराहा गया है उसमें। वहीं अब लेकिन जिस तरह की टारगेट किलिंग्स भी हमने देखी है, उसके बाद जो अब केसेस रिव्यू होने की बात भी हुई है, ऐसे में अगर हम देखें पर्टिकुलरली कि जो केसेस पेंडिंग है, चाहे यूएपीए के तहत हो, पीएसए के तहत हो, ऐसे कितने सारे केसेस है वादी में जिनकी हियरिंग होना बाकी है, जिन केसेस को लेकर के कार्रवाई होना बाकी है अभी? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो केसेस हैं, आपने केसेस का जिक्र किया, पहले हालात का जिक्र किया। जाहिर सी बात है कि हालात में इम्प्रूवमेंट है, मिलिटेंसी केसेस कम है, मिलिटेंसी का नंबर भी बहुत कम है और इंसिडेंट्स भी कम है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि एक किलिंग ऐसा लगता है कि जैसे पूरे हालात को बदल देता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज हमेशा रहता है कि आपने इतना नंबर कम कर दिया मिलिटेंट्स का, आपने इतने कमांडर्स को मारा, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा लगता है कि जैसे पूरे इस मेहनत पे पानी फेर गया। ये एक चैलेंज है सरकार के लिए। दूसरा ये कि जो केसेस हैं जी यूएपीए के अंडर हैं या पीएसए के अंडर हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जिन पे चार्जशीट हो ही नहीं पाया। तो ये एक परेशानी है, क्योंकि अगर आपका चार्जशीट वक्त पे नहीं होता है तो कई ऐसे लोग हैं जो शायद मुजरिम भी नहीं होंगे, या फिर 10 साल, 8 साल, 4 साल के बाद वो बेगुनाह साबित होते हैं। तो एक तो उनका करियर खत्म हो जाता है, और दूसरा ये है कि एक आपने दुश्मन पैदा कर लिए, जैसा कि एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद कहा कि यहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम अपने लोगों को दुश्मन खड़ा नहीं कर सकते। अगर कोई नौजवान अगर वो पीएसए के अंडर है या यूएपीए के अंडर है, इसीलिए ये जो अभी बात हम एसआईयू है या एसआईए है, हालांकि इनका मैंडेट अलग अलग है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन अगर जल्दी हो, स्पीडी हो और कन्विक्शंस जो मुजरिम है उसके खिलाफ जल्दी हो, तो ये परेशानियां ऐसे नौजवान को झेलनी नहीं पड़ेंगी। बहुत अच्छी तादाद है नौजवानों की जो पीएसए के अंडर हैं, और उनमें से कई लोग अब ऐसे भी हैं कि जो बेगुनाह भी छूट जाते हैं। लेकिन अगर ये एसआईयू है या एसआईए है या बाकी जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, वो कन्विक्शन या प्रोसिक्यूशन या चार्जशीट जल्दी करते हैं, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अगर बेगुनाह हैं तो वो छूट जाएंगे। ये एक मामला हमेशा से यहाँ पे रहा है। तहकीकात जल्दी से होना, जैसे कि इस मीटिंग में भी हिदायत दी गई है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना, टेक्निकल लिहाज से भी सही से होना, और प्रॉपर सबूत भी ढूंढना काफी इंपॉर्टेंट है। शबीर, मनोज, बेहद शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर और जम्मू डिवीजन के सरमाई इलाकों में तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूल 2 माह से ज्यादा के वक्फे के बाद आज दोबारा खुल गए हैं, और स्कूल के बच्चों की मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं। तातिलात के बाद स्कूल आने वाले बच्चों में खुशी देखी जा रही है। I'm very happy today because after a long time we are back to our schools. Even after 3 months,
and I'm feeling so happy today. Today I met my friends, teachers after a long time, and also we have exams from Monday, our March session exam. So yeah, I'm so happy today. मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हम 3 months के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल मीट एंड माय फ्रेंड्स आर वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज. बहुत अच्छा लग रहा है. आज हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी की है मार्च सेशन से, मगर उतना खुश नहीं है मार्च सेशन से जितना हम पहले होते थे. एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड फरियाल मंजूर एंड शी वॉज वेटिंग फॉर दिस डे. अनफॉर्चुनेटली आई विल मीट. इंशाल्लाह इस वक्त इस साल में हो जाएगा अच्छी तरह से पढ़ाई वढ़ाई इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला की मर्जी से. हाँ, वो 9 बजे से 2 बजे तक. हाँ ना, वो बात सही है. गवर्नमेंट को करना है रोडों को ठीक तरह अच्छी तरह से. बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अल्लाह ताला इनको ये इस साल खुशी से बनी जाएगी और अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाए, हालत ठीक हो जाएगी. तो हमारे साथ हमारी नुमाइंदा फजा बराह रास्त जुड़ चुकी है. फजा, आपने बात की बच्चों से, पेरेंट्स से. विंटर ब्रेक खत्म और अब स्कूल को चले हैं और 2 महीने के बाद स्कूल जा रहे हैं, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है और कितनी खुशी बच्चों में देखने को मिल रही है? जी मुनज़्ज़ा, लगभग 2 माह से ज़्यादा टाइम हो गया है जब विंटर ब्रेक हुई थी और विंटर ब्रेक के बाद आज कश्मीर में तमाम जो स्कूल्स है वो खुल चुके हैं. इस तरफ से आपको क्लासरूम का नज़ारा दिखाना चाहेंगे. इस वक्त हम एक स्कूल में प्रेजेंट है जहां पर अभी जो है अटेंडेंस चल रही है बच्चों की और जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन वर्क है बच्चों का, वो शुरू हो चुका है. इस दौरान हमने देखा कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है. इस तरफ से भी आपको क्लासरूम में दिखाना चाहेंगे कि जो कि स्कूल खुल चुके हैं, क्लासरूम में बच्चे प्रेजेंट है और इसके साथ ही जो बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल से भी मिले, अपनी टीचर्स से भी मिले, क्योंकि इसमें खुशी यही होती है कि न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि जो टीचर्स से मिलने की खुशी होती है, जो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे मिलने की खुशी होती है, जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने की खुशी होती है. यहाँ पर वो खुशी आपको इन बच्चों के फेसेस पे देखने को मिलेगी. यही नहीं, अब इनका जो डेली वर्क है वो शुरू हो चुका है और आज से ही जो है, अगर हम सेशन की बात करें तो पहले अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स हुआ करते थे, फाइनल एग्जाम्स. तो इस बार जो है मार्च सेशन को अडॉप्ट कर दिया गया है. उसको लेके काफी बच्चे खुश भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से कुछ बच्चे उस डिसीजन को लेके नाराज कि यूजुअली जो मार्च जब आता था और जब विंटर ब्रेक खत्म होती थी तो उस टाइम पे उनको अब नए क्लासेस शुरू करने होते थे, लेकिन इस बार जो है इनको एग्जाम्स देने हैं अब प्रीवियस क्लासेस के. तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी हम कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितनी खुशी है, क्योंकि ये खुशी की बात होती है. हम भी जब अपने दौर में स्कूल जाया करते थे विंटर ब्रेक के बाद तो काफी खुशी होती थी और हार्श विंटर्स में स्कूल जाना नामुमकिन ही हो जाता है. मूवमेंट जो है वो बहुत टफ हो जाता है, बर्फबारी होती है, तो उसके चलते ये बहुत नेसेसरी है कि इस दौरान विंटर ब्रेक हो. यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है. आपसे आपका नाम पूछना चाहूँ. आयत याकूब. आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ. आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आज लगभग 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है विंटर ब्रेक को, कैसा लग रहा है आपको आज स्कूल? मुझे ज्यादा खुशी भी नहीं हो रही अगर सच बताऊँ. जैसे इन छुट्टियों का पता ही नहीं चली कहाँ से चली गई. कुछ बच्चे ये भी है, आयरनी ये भी है कि कुछ बच्चे ये भी है, यहाँ ये ऐसे भी है जिनमें ज्यादा भी खुशी नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं मिला. तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कितना खुश हैं? खुश नहीं है क्योंकि हमें 2 ही महीना अभी छुट्टी मिली, अभी हमें और चाहिए थी. हाँ. अच्छा, आपने क्यों कोविड का भी टाइम रहा, तो कोविड के टाइम पे आपको काफी छुट्टियां मिली है. कोविड के टाइम पे आप सब जो है 2 साल तक लगभग घर पे ही रहे. उससे पहले एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ. लगभग 3 साल हो गए. मुझे लगता है कि आपको शायद आदत हो गई है छुट्टियों की, तो इसलिए आपको लगता है कि और भी छुट्टियां होनी चाहिए. नहीं, क्योंकि एक्चुअली हम विंटर ब्रेक होती है ना बहुत टाइम के लिए, हमें आदत है. विंटर ब्रेक बहुत लॉन्ग, मतलब बहुत बड़ी होती है ना विंटर ब्रेक, लेकिन हमें इस टाइम 2 महीने का खाली गैप मिला और हमें पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया. और हम थोड़ा बहुत ना वो हो गए डिस्टर्ब. हमें 10th का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेना था और 9th का भी पढ़ना था. हम दोनों वो सारा मिसमैच हो गया. मार्च सेशन जो गया ये अच्छा नहीं है क्योंकि इस टाइम पे हमें 9th का भी पढ़ना पड़ा और 10th का भी. हम बीच में अटक गए, मानो 9th का पढ़े या 10th का पढ़े. इसी वजह से इसलिए आपको लग रहा है गैप आ गए.
जी, क्योंकि हमें 9th का भी देखना था यहाँ से और 10th का भी देखना था। अभी हमारे 9th के एग्जाम है, लेकिन हमने हॉलीडेज में जो प्रिपेयर किया वो 10th का किया, क्योंकि वैसे हमें कम टाइम मिलता। इसी वजह से मुझे लग रहा है मार्च सेशन जो है बिल्कुल फजा, तो बच्चे मार्च सेशन क्योंकि नया है इनके लिए मार्च सेशन करना, तो उसमें अडाप्ट होना और पिछला सेशन किस तरह से अब इसमें इंटीग्रेट किया जाए, उसमें किस तरह से अडाप्ट हो और किस क्लास की प्रिपरेशन करे, किस एग्जाम की तैयारी करे, वो भी चल रहा है। और क्योंकि जैसे बच्चे बता रहे हैं कि 2 महीने काफ़ी नहीं थे इनके लिए और इनको और चाहिए था, छुट्टी मिल जाए, और शायद वो इससे चाहते थे कि थोड़ा और वो लोग घर पे रुकते, लेकिन जितनी भी छुट्टी मिली उसके बाद भी जब बच्चे स्कूल आएंगे तो उनको फिर भी ये लगेगा कि थोड़ी सी और छुट्टी मिल जाती। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, मार्च सेशन शुरू हो गया है, तो बच्चे धीरे धीरे इस नए सिस्टम में भी अडाप्ट हो जाएंगे और अपने स्कूल्स, अपने क्लासरूम्स, अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से रिज्यूम कर पाएंगे। फजा, बेहद शुक्रिया आपका। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।